ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम जिस तरीके से आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के 18-19 का हमने डिस्कस किया 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, उसी तरीके से हम सीरीज़ में 2 मार्क्स के 19-20 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके करंट एग्ज़ाम में जो कमिंग एग्ज़ाम है वो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके ये क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसा कि हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टैकीफाइलेक्सिस विद एग्जांपल्स। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि टैकीफाइलेक्सिस को एग्जांपल के साथ समझाइए। तो बेसिकली अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से और ऑलमोस्ट इसको बच्चा कर लेगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट ध्यान रखना है उसमें ये लिखना है। देखिए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ये तो टॉलरेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन इस चीज़ का जरूर आपको जिक्र कॉपी में करना है। मीन्स टैकीफाइलेक्सिस इज द अपीयरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू ए गिवन डोज आफ्टर रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं कि टैकीफाइलेक्सिस इज द अपीयरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ये तो आपका टॉलरेंस में भी होता है, लेकिन उसमें हम यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं और हम उसमें रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करते हैं, हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपको टैकीफाइलेक्सिस का पूछा है तो आपको टैकीफाइलेक्सिस ही लिखना है कि रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन पे जो ड्रग का प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है रिस्पॉन्स को, उसको टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जैसे जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती हैं बेसिकली वो जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो ड्रग होती हैं और या जो अदर नाइट्रो वैसोडाइलेटर्स होती हैं बेसिकली वो टैकीफाइलेक्सिस शो करती हैं। कैसे? उनको जब उनको आप कंटिन्यू देते हैं तो दोनों ड्रग के बीच आपको 6 to 8 आवर का इंटरवल रखना होगा जिसमें आप कोई भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो रिक्वायरिंग ड्रग फ्री इंटरवल। तो ये एक टैकीफाइलेक्सिस का एग्जांपल है। अब जैसे इंट्रानेजल डिकॉन्जेस्टेंट्स, जैसे आप डिकॉन्जेस्टेंट्स ऑक्सीमेटाजोलिन को अगर 3 दिन से लगातार यूज़ करते हैं तो उससे रिबाउंड कॉन्जेशन, दोबारा से पहले से ज़्यादा कॉन्जेशन होने का प्रोबेबिलिटी रहती है और अल्फा एड्रेनोसेप्टर डाउन रेगुलेशन या डिसेंसिटाइजेशन की वजह से। तो देखिए टैकीफाइलेक्सिस की जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली डिसेंसिटाइजेशन ही है, राइट। तो अगर डाउन रेगुलेशन और मेनली डिसेंसिटाइजेशन है, कुछ बुक्स ऑथर इसको डाउन रेगुलेशन भी लिखते हैं, आपको डिसेंसिटाइजेशन को फोकस करना है। डाउन रेगुलेशन भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपके जो 2 एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम्पल जरूर आप एग्जामिनेशन में कोट करें अगर टैकीफाइलेक्सिस आपका रिपीट क्वेश्चन ये होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटिव प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक में जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में प्लेटिव प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि प्लेटिव प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए प्लेटिव प्रिंसिपल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, राइट। कि आपका आप ड्रग जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं और जो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, अगर उसका रेशियो बिल्कुल सेम होगा तो आपके प्लाज्मा पे उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्हेन कांस्टेंट डोज ऑफ अ ड्रग इज रिपीटेड, कोई एक डोज को कॉन्टिन्यूसली बार बार दिया जा रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 4th टी हाफ। देखिए इसको 4th टी हाफ को इस तरीके से समझिए कि जैसे पहले टी हाफ में ड्रग अपनी 50% बचेगी, सेकेंड टी हाफ में ड्रग 75% हो जाएगी। इसी तरीके से आप उसको फिर अगेन 12.5 ऐड कर देंगे उसमें 12.5, तो वो आपको टेक्निकली ऐड नहीं करना है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप अगर 4th टी हाफ के पहले, उस ड्रग की 4th टी हाफ आने से पहले किसी ड्रग का कांस्टेंट डोज अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो इट वुड अचीव हायर पीक कंसंट्रेशन। इससे जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन अचीव होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पिछली ड्रग, बिकॉज सम रेमनेंट ऑफ द प्रीवियस डोज विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी। तो प्रीवियस क्यों, इसीलिए इसको बोला है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 4th टी हाफ देना है। दिस कंटिन्यूज विद एवरी डोज
until progressively increasing rate of elimination balances the amount administered over dose interval। अब अगर आप डोज कंटिन्यूअस देते हैं तो वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ जो एलिमिनेशन है वो उससे मैनेज हो जाता है। तो सब्सिक्वेंटली प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्लेट्यूज एंड फ्लक्चुएट्स above an average steady state level. This is known as plateau principle of drug accumulation. Means अगर इसको हम सम अप करें तो प्लेट्यू प्रिंसिपल में आप ये देखते हैं कि आपके ड्रग का जो प्लाज्मा से एलिमिनेशन हो रहा है एक तरफ और एक तरफ आप उसका कांस्टेंट डोज ले रहे हैं, तो अगर दोनों एलिमिनेशन और इनटेक का रेशियो सेम है और 4/3 हाफ आने के पहले आपने सेकेंड डोज ली है, तो आपकी प्रीवियस जो डोज ब्लड में है वो और जो डोज आपने ली वो दोनों अमाउंट ड्रग का एडअप हो जाएगा। क्योंकि एलिमिनेशन का रेट कांस्टेंट है और कांस्टेंट डोज आप ले रहे हैं, तो एक जो ब्लड प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है वो आपकी कंटिन्यूअस सेम बनी रहेगी, जिसको हम स्टडी स्टेट भी कहते हैं। तो अगर हो सके तो एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी स्टेट इन फार्माकोकाइनेटिक्स वो भी पूछेगा, तो भी आपका आंसर सेम जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका 1920 में एक बार पूछ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके जाएंगे। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट इन जैक स्टैट सिग्नलिंग। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिकली क्या करता है, स्टैट ट्रांसफर करता है सिग्नल को फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की तरफ। जैक स्टैट पाथवे इन साइटोकाइन रिसेप्टर सिग्नलिंग कैन एक्टिवेट स्टैट which can bind to DNA, allow the transcription of gene involved in immune cell division, survival, activation and recruitment। तो ये जैक स्टैट को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो वहाँ से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। व्हाट इज फेज 0 इन क्लिनिकल ट्रायल। देखिए क्लिनिकल ट्रायल में अगर फेज 1, फेज 2, फेज 3, क्लिनिकल ट्रायल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लिनिकल ट्रायल का फेज 0 पूछा है। फेज 0 बेसिकली क्या होता है, फेज 1 के पहले हम क्या करते हैं कि अगर स्मॉल माइक्रो डोजिंग स्टडी करते हैं, बहुत माइक्रो डोज लेते हैं उसकी किसी जिस मॉलिक्यूल पे हम वर्क कर रहे होते हैं, तो उसका फेज 0 ट्रायल इज आल्सो कॉल्ड प्री फेज 1 ट्रायल और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल। ड्रग्स दैट प्रोग्रेस टू फेज 1, जो फेज 1 में जाने वाली हो, एस्केलेटिंग डोज टू हेल्प इस्टेब्लिश ए सेफ डोजिंग रेजिमेन। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्मॉलर डोज को पहले टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि बाद में स्मॉलर डोज की टेस्टिंग आपको ना करना पड़े। तो फेज 0 स्टडीज यूजेज ओनली ए फ्यू स्मॉल डोज ऑफ ए न्यू ड्रग इन अ फ्यू पीपल। अ फेज 0 ट्रायल इज नीडेड टू इंक्रीज द सेफ्टी एंड सक्सेस ऑफ न्यू ड्रग ट्रायल। तो आपको फेज 0 अगर पूछता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो डोजिंग स्टडी, और इसमें आप स्मॉल डोज को फ्यू पॉपुलेशन में यूज करते हैं फेज 1 के पहले, बेसिकली सेफ्टी एंड सक्सेस ऑफ न्यू ड्रग ट्रायल के लिए। तो ये आप फेज 0 आप जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा आ सकता है। ये क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन, तो ऑलरेडी आपसे ये सेशनल एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। को ट्रांसमिशन में मोस्ट ऑफ द बच्चे फिर भी गलत लिखे हैं, तो उसमें आप इसको ये समझिए कि देखिए ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। को ट्रांसमिशन जैसे आपका ये नॉर्मल एक वेसाइकिल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि आपके साइनेप्टिक वेसाइकिल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड होके उसने अपना क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। लेकिन साथ में यहाँ एक वेसाइकिल दी रखी है। अब आप कह सकते हो कि वो या तो इस पे जो स्टोरेज है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, लेकिन इसका रिलीज तभी होगा जब ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज यहाँ से होता है। तो ये क्या होते हैं, को ट्रांसमीटर, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज होते हैं। तो आप यहां से देख के कह सकते हैं कि को ट्रांसमीटर आर स्टोर्ड इन सेपरेट वेसाइकिल। मोस्ट ऑफ द टाइम सेपरेट वेसाइकिल में होते हैं, जबकि कभी कभी ये सेम वेसाइकिल में भी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ स्टोर हो सकते हैं। और कंडीशन ये है कि जब ये रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, को ट्रांसमीटर, तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे और इसके जो रिस्पॉन्स है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स है, उसको वो मॉड्यूलेट करते हैं। मीन्स इनका अपना सेपरेट रिसेप्टर होता है, ज़्यादातर सेपरेट वेसाइकिल में होते हैं को ट्रांसमीटर, और या तो ये सेम वेसाइकिल में कभी कभी होते हैं। और कब रिलीज होते हैं, जब मेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को अपने रिसेप्टर से बाइंड होके क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं।
तो ये सेम चीज़ जो मैंने बोली है यहीं पे लिखी है, आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। हाँ, लेकिन अगर को ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल आपसे पूछता है तो लाइक न्यूरोपेप्टाइड वाई लिख सकते हैं आप, एटीपी लिख सकते हैं, इनकैफेलिन्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स भी को ट्रांसमीटर के लिख सकते हैं। तो ये जो इस पूरे प्रोसेस को को ट्रांसमिशन कहते हैं, तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज क्लिनिकल यूज ऑफ रिटोड्रिन एंड सॉल्बुटामॉल। देखिए अभी तक जो हमने पैटर्न देखा उसमें लास्ट वाले 18-19 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी 2 ड्रग थी, जिसमें जो मेरे को याद आ रहा ग्लाइकोपाइरोलेट और आइसोक्सोप्रिन पूछा था। तो यहाँ पे आइसोक्सोप्रिन आपका बीटा-2 एगोनिस्ट होता था। यहाँ पे सेम कैटेगरी से आपका रिटोड्रिन पूछा है, जो कि स्टॉप प्रीमेच्योर लेबर के लिए, जो कि बीटा-2 एडर्जिक एगोनिस्ट होता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, तो प्रीमेच्योर लेबर को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉल्बुटामोल का यूज़ हम बेसिकली सिम्टम ऑफ एस्थमा में रिलीफ के लिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेटर होता है। तो इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द मसल ऑफ द एयरवेज इनटू द लंग्स विच मेक इट ईजियर टू ब्रीथ, एंड सॉल्बुटामोल कम्स इन एन इनहेलर के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। तो एस्थमा में, सीओपीडी में हम बेसिकली सॉल्बुटामोल का यूज करते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में जब तक तो आपको ड्रग याद नहीं होंगी तो आप इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि रिटोड्रिन आपका यूट्राइन रिलैक्सेंट में हम यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट में, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट में। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेगावेट्रिन। तो वेगावेट्रिन बेसिकली हम जब आप देखेंगे तो ये गाबा डिग्रेडिंग, मतलब जो एंजाइम गाबा को ब्रेक करता है, और गाबा को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है गाबा ट्रांसमिनेज। तो गाबा ट्रांसमिनेज को वेगावेट्रिन इनहिबिट कर देता है। मीन्स जो एंजाइम गाबा को इनहिबिट कर रहा है उस एंजाइम को वेगावेट्रिन इनहिबिट कर रहा है। इट मीन्स गाबा अब डिग्रेड नहीं होगा। तो वेगावेट्रिन इनहिबिटिंग द गाबा डिग्रेडिंग एंजाइम गाबा ट्रांसमिनेज, resulting in widespread increase in GABA concentration in the brain. The increase in GABA function as a brake on the excitatory process that can initiate seizure activity. तो बेसिकली एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है वेगावेट्रिन, और ये गाबा के लेवल को इन्हांस करती है और एक्साइटेटरी एक्टिविटी को कम करती है। तो आपका ये क्लासिफिकेशन जरूर आपको याद हो, तभी आप इस ड्रग के क्वेश्चन को कर। व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो देखिए ये जनरल एनेस्थीसिया से नाइट्रस ऑक्साइड के जो फीचर हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट, सेकेंड गैस इफेक्ट और डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, वहाँ से लिया गया। तो हो सकता है जब डिफ्यूजन हाइपोक्सिया पूछ लिया तो आपसे नेक्स्ट टर्न पे कंसंट्रेशन इफेक्ट पूछ ले या सेकेंड गैस इफेक्ट पूछ ले, तो वो उस तरीके की प्रिपरेशन। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपको इससे आइडिया लग रहा होगा। तो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया में यही है कि चूँकि जब हम जो इनहेल करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, उसका जब सिलेंडर हम बंद कर देते हैं, मीन्स जब सर्जिकल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है और जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती नाइट्रस ऑक्साइड की, तो जब सिलेंडर बंद कर देते हैं तो होता क्या है कि बाहर का कंसंट्रेशन हमने बहुत कम कर दिया, बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा है, तो बॉडी की नाइट्रस ऑक्साइड एक्सहेल करके थ्रू द एयर, मतलब लंग्स थ्रू द एल्वियोलाई, हम उसको बाहर एक्सप्ले करते हैं थ्रू द ब्रीदिंग। तो अब क्या होता है जब नाइट्रस ऑक्साइड अंदर से आती है एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो डिस्प्लेस कर देती है। तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है बॉडी में कमी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो फॉलोइंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द गैसेज इन द लंग्स एंड एल्वियोलर सर्कुलेशन रैपिडली रिवर्स का मतलब क्या होता है कि अब एल्वियोलर सर्कुलेशन में आपका जो गैसेज हैं वो वहाँ से हट जाएंगी। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ की ब्लड में है, तो ब्लड से अब किधर की तरफ जाएगा, एल्वियोलाई की तरफ, लीडिंग टू रैपिड ऑक्सीजन डायल्यूशन इन द एल्वियोलाई एंड सब्सिक्वेंट हाइपोक्सिया। इसके ट्रीटमेंट पे हम क्या करते हैं कि जब कभी ये सिलेंडर बंद करना होता है तो बेसिकली हम उसके पहले 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, फॉलोड बाई नाइट्रस ऑक्साइड सिसेशन, ताकि उसका कोई डिफ्यूजन हाइपोक्सिया का कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ पाए। ये क्वेश्चन आप डिफ्यूजन हाइपोक्सिया जनरल एनेस्थीसिया से क्वेश्चन लिया गया। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल्कापून एंड रासाजेलिन। तो आप इसको इस तरीके से देखिए टोल्कापून और रासाजेलिन, अब यहाँ कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो ये बेसिकली आपका रासाजेलिन जो होता है ये MAO-B इनहिबिटर है, और जबकि जो टोल्कापून है वो COMT इनहिबिटर है, कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज।
तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि टॉल्कापोन इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट COMT एंड अल्टर द प्लाज्मा फार्माकोकाइनेटिक ऑफ लीवोडोपा रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन प्लाज्मा लीवोडोपा कंसंट्रेशन। मतलब प्लाज्मा कॉम्ट क्या कर रहा है, उसको लीवोडोपा को मेटाबलाइज कर रहा है, तो हम टॉल्कापोन यूज करके कॉम्ट को इनहिबिट करेंगे जिसका लीवोडोपा का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा। The inhibition of COMT also cause a reduction in circulating 3-OMD as a result of decreased peripheral metabolism of levodopa. लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म जब कम होगा, COMT को हमने ऑलरेडी इनहिबिट कर दिया है, तो इसके मेटाबॉलिज्म, सपोज करिए इसका मेटाबॉलिज्म जब नहीं हो रहा होता है, जब हम कोई इनहिबिटर नहीं लेते हैं, तो एक प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है मेटाबॉलिक 3-OMD, वो भी लीवोडोपा से compete करता है BBB को क्रॉस करने में। तो जब आपने बेसिकली इसको इनहिबिट कर दिया कॉम्ट को, तो ये बाई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, मींस लीवोडोपा का अब कंपटीशन भी किसी से नहीं होने वाला है। तो दिस में लीड टू एन इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीवोडोपा इनटू द CNS थ्रू द रिडक्शन ऑफ इट्स कम्पिटिटिव सबस्ट्रेट 3-OMD फॉर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। Sustained levodopa concentration presumably result in more consistent dopaminergic stimulation, resulting in greater reduction in the manifestation of Parkinsonian syndrome। तो ये बेसिकली पार्किंसन सिंड्रोम में हम इसको यूज करते हैं। रासाजिलिन जो है ये बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन को इनहिबिट करती है, इनहिबिट करके किसको, माओ बी इनहिबिटर। माओ ए और माओ बी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे प्रीवियस 18-19 में भी पूछा गया था 2 मार्क्स में, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस क्या है कि आपकी बॉडी ये फील करे कि अगर ये चीज़ मैं ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी में वेल बींगनेस की फीलिंग आती है, और जब मैं इस चीज़ को नहीं इनटेक करता हूँ तो अनवेल की फीलिंग आती है। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होता है, फिजिकल डिपेंडेंस भी होता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आप क्राइविंग और कंपेल टू यूज द पर्टिकुलर ड्रग टू गिव योर pleasure or to stop you from feeling bad. Physical dependence means that if the drug is stopped suddenly you get withdrawal symptom, right? तो psychological dependence है और physical dependence है। ये psychological dependence more dangerous होती है। Examples की अगर बात करें तो some drug that cause dependence include nicotine, morphine, heroin, cocaine, amphetamine, PHE है यहाँ पे, and alcohol। तो आप ड्रग डिपेंडेंस में भी इस तरीके के लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन है 1920 की। तो आई होप कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। ड्रग डिपेंडेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया थोड़ा टेक्निकल था। टोल्कापोन ड्रग जो बच्चा याद किया होगा वही लिख पाएगा। यहाँ पे भी ड्रग का डायरेक्ट, वेगाबेट्रिन ड्रग ओरिएंटेड है। को ट्रांसमिशन आपका है, स्टैट का पूछा क्लिनिकल, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1920 section A of each question 2 marks. Thank you very much.